नमस्कार, मैं तरुणा चौधरी सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर गाजियाबाद की हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको कक्षा 8 का उद्बोधन व्याकरण का चौथा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है शब्द विचार। इस पाठ में हम शब्दों के विषय में जानेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे शब्द क्या होते हैं। भाषा में अर्थ या विचार का विशेष महत्व होता है। विचारों को व्यक्त करने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिस छात्र के पास जितने अधिक शब्द होते हैं वह उतना ही अच्छा बोल और लिख सकता है। अच्छा पढ़ना और लिखना भी बहुत कुछ शब्द भंडार की विशालता पर निर्भर है। जिसका जितना अधिक शब्द भंडार बड़ा होगा उसका लिखना पढ़ना उतना ही अच्छा होगा। शब्दों के कई भेद हो सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शब्द क्या होता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है। वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं और कैसे, जिनका कोई अर्थ हो वही शब्द कहलाता है। अब हम देखेंगे शब्द और पद। भाषा की स्वतंत्र इकाई शब्द होते हैं, परंतु जब यही शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तो वह शब्द ना होकर पद बन जाते हैं। उदाहरण के लिए विशाल स्कूल जाता, यह पूर्ण वाक्य नहीं है। इन शब्दों के अपने अपने स्वतंत्र अर्थ हैं, परंतु इस वाक्य में शब्दों का आपस में कोई संबंध नहीं है और ना ही वाक्य कर रहा है। आइए इस वाक्य को इस प्रकार लिखें। विशाल स्कूल जाता है। अब यह एक पूर्ण वाक्य है क्योंकि ये हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहा है। इसमें सभी शब्द एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। अब ये उपयुक्त शब्द शब्द ना रहकर पद बन गए हैं। अतः हम कह सकते हैं जो शब्द व्याकरण के नियमों से बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे पद कहते हैं। तो इसे हम साधारण रूप से ऐसे समझ सकते हैं कि जो शब्द होते हैं उनके साथ व्याकरण का नियम अर्थात कारक चिन्ह नहीं होते। वो अलग अलग प्रयोग में आते हैं, लेकिन जब वाक्य में आ जाते हैं तो उनका एक परिचय बन जाता है। इसीलिए कहते हैं पद परिचय। तो जो शब्द व्याकरण के नियमों से बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे पद कहते हैं। शब्द के भेद। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। कितने? 4 आधारों पर। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद पढ़ेंगे। उत्पत्ति अर्थात उसका जन्म कैसे हुआ। हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति 4 प्रकार से हुई है। कितने प्रकार से? 4। इस आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। क तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों तत् जमा सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, उसके समान। तात्पर्य है, तात्पर्य मतलब इसका अर्थ है
कि संस्कृत के जो शब्द यथावत, जैसे के तैसे, वैसे के वैसे ही हिंदी में आ गए हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। संस्कृत भाषा हिंदी की जननी है, हिंदी की माँ है। जैसे वर्ष, वायु, सूर्य, अग्नि, वानर, भिक्षा, जिह्वा, पत्र आदि। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये शब्द संस्कृत के हैं, लेकिन इनका प्रयोग हिंदी भाषा में भी होता है और इनका कोई रूप नहीं बदला, वैसे के वैसे ही आ गए हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के जो हिंदी भाषा में आ गए। दूसरा ख, तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जो अपने थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। ये मूल रूप से संस्कृत के ही शब्द हैं, ठीक है। वास्तव में ये शब्द संस्कृत के हैं, लेकिन इनका अनुवाद होकर हिंदी में ये आ गए, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। तो अब हम इनको देखेंगे कौन से शब्द हैं जो संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आए। आम्र, आम। अंगुली, उंगली। अश्रु, आंसू। अग्नि, आग। मुख, मुंह। भ्राता, भाई। भक्त, भगत। क्षीर, खीर। गर्दभ, गधा। कूप, कुआं। काष्ठ, काठ। अर्ध, आधा। कर्म, काम। दधी, दही। दंड, डंडा। अष्ट, आठ। क्षेत्र, खेत। अंधकार, अंधेरा। सत्य, सच। वधू, बहू। कूप, कुआं। रात्रि, रात। मित्र, मीत। उष्ट्र, ऊंट। शिक्षा, सीख। पुत्र, पूत। सर्प, सांप। दंत, दांत। दुग्ध और दूध। ये शब्द संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आए हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। अब हम पढ़ेंगे देशज शब्दों के बारे में। देशज, ज का मतलब होता है उत्पन्न होना, देश में ही जो उत्पन्न हुए, अपने देश के शब्द। देशज शब्द हिंदी में अन्य किसी भाषा से नहीं लिए गए, ये हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं। ये शब्द परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं, लोगों की जो बोलचाल है उसमें प्रयोग में आते हैं और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए। इन्हें ही देशज शब्द कहते हैं। जैसे थैला, गाड़ी, झुग्गी, खिड़की, घोंसला, पगड़ी, लड़का, पेट, खटखटाना, लथपथ, जूता, झाड़ू, फावड़ा, लोटा, चिड़िया, भरोसा, डिबिया, कपड़ा आदि। ये अपने ही देश के शब्द हैं जो बोलचाल में थे, वो हिंदी भाषा में आ गए, तो इन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। अब है खा, चौथा, विदेशी शब्द। हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द आ गए हैं और वे भी सभी शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उनका कोई अनुवाद नहीं हुआ, जैसे के तैसे ही प्रयोग में आते हैं। क्योंकि हमारे देश पर अनेक शासक आए, अनेक अंग्रेजी आए, तुर्की आए, फ्रांसीसी आए, तो उनकी भाषाओं के शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में आ गए, तो इन्हें ही हम कहते हैं विदेशी शब्द। और बोलते हुए हमें पता भी नहीं चलता कि हम अंग्रेजी के, फारसी के, तुर्की, फ्रांसीसी, अरबी, चीनी के शब्द बोल रहे हैं। वो इतने अच्छे ढंग से हिंदी में समा गए हैं कि हमें वो हिंदी के ही शब्द लगते हैं, परंतु वास्तव में वो विदेशी शब्द हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द रेडियो, टेलीविजन,
फुटबॉल, अपील, क्लर्क, बोर्ड, फीस, टाई, स्कूल, पेंसिल, पेन आदि। देखा, ये सभी शब्द हम अपनी भाषा में बोलते हैं और हम समझते थे हिंदी के शब्द हैं, परंतु ये अंग्रेजी के शब्द हैं। इसी प्रकार से फारसी के शब्द आराम, आमदनी, जमीन, किनारा, खुश, जहाज, सिफारिश, दर्जी, दुकान आदि। तुर्की के शब्द चेचक, तोप, कुर्सी, ताश, चाकू, लाश, कैंची, गलीचा, बहादुर, बीवी, बेगम, चम्मच आदि। फ्रांसीसी के शब्द अंग्रेज, कर्फ्यू, कूपन, बिगुल आदि। अरबी के शब्द किताब, कानून, तकदीर, साफ, हकीम, असर आदि। चीनी के शब्द चाय, लीची आदि। पुर्तगाली के शब्द आसमान, फीता, बाल्टी, कमरा, गिरजा, पादरी, तंबाकू, गमला, थाना आदि। जापानी के शब्द रिक्शा। तो हमने देखा हमारी हिंदी में विदेशी भाषाओं के कितने शब्द आ गए हैं, लेकिन अब वो विदेशी ना रहकर हिंदी का ही एक भाग है, हिंदी के ही शब्द कहलाते हैं। अब हम दूसरा भेद पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना यानी कि बनावट कैसे बने। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के हैं। का रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या? ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव और प्राणी के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं, ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते। तो क्या पहचान है रूढ़ शब्द की? जिन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते, परंपरा से वो हिंदी भाषा में आ ही रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे हाथ, पैर, दिन, रात, कुर्सी, मेज, पंखा, शीशा, छत, जमीन, आसमान आदि। यदि इन शब्दों के खंड किए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। टुकड़े ना होने का मतलब है टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं है, तो ये रूढ़ शब्द हैं, इनके टुकड़े नहीं हो सकते। रा जमा ता, रा और ता का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह में जमा चा, में और जा का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन रात और मेज ये दोनों शब्द रूढ़ शब्द हैं और परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी तक चले आ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा ख, यौगिक शब्द। यौगिक, योग हिंदी में जमा को कहते हैं। इक, योग में इक प्रत्यय लगकर यौगिक शब्द बना है, जो जुड़कर एक हो गए हैं। दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं शब्द, उनको जोड़ते हैं तो एक शब्द बन जाता है। जैसे आत्मकथा, रसोई घर, भरपेट, विद्यार्थी, पाठशाला, परोपकार आदि। तो हम तोड़कर देखेंगे। आत्म जमा कथा। आत्म और कथा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जुड़कर एक शब्द बन गए। उसी तरह रसोई और घर दोनों अलग अलग हैं, जुड़कर एक बन गए। भर और पेट अलग अलग शब्द हैं, जुड़कर एक शब्द बन गए, भर पेट। विद्या और अर्थी
जुड़कर एक बन गया विद्यार्थी। पाठ और शाला जुड़कर पाठशाला। परोपकार, पर और उपकार जुड़कर परोपकार बन गया। इस तरह ये दो शब्द हैं जो एक बन गए, तो इनको हम कहते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्दों के प्रत्येक खंड का अपना अर्थ होता है। यहाँ हमने शब्द को तोड़कर भी देखा, खंड करके भी देखा, तो दोनों शब्दों का अपना अर्थ था और जुड़कर एक अलग अर्थ बन गया। अब ग, योग रूढ़। योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जिनका अर्थ परंपरा से किसी विशेष अर्थ, क्या ध्यान देना है, क्या अंतर होता है यौगिक में और योग रूढ़ में? ये क्या है? विशेष अर्थ के रूप में प्रचलित है। तोड़ने पर तो यौगिक की तरह ही है, लेकिन एक विशेष अर्थ में इनका प्रचलन है, इसीलिए हम इन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक भी है और रूढ़ इसलिए है क्योंकि एक अलग अर्थ में इनका प्रयोग होता है। जैसे ये शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। योग रूढ़ शब्दों के सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ अलग अलग होते हैं। इनका शाब्दिक अर्थ देखें तो अलग है, लेकिन विशेष अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे नील कंठ, फिर क्या अर्थ है? नीले कंठ वाला। कोई भी हो जो जिसका गला नीला है उसे हम नीलकंठ कह सकते हैं, लेकिन ये एक विशेष अर्थ में प्रयोग होता है, शिव। ठीक है, तो और उदाहरण दे सकते हैं इसके लिए। जैसे चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी भी चार भुजाएं हो उसे हमें चतुर्भुज कहना चाहिए, लेकिन विष्णु के रूप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए ये योग रूढ़ हैं। यौगिक की तरह दो से मिलकर बने हैं, लेकिन एक विशेष अर्थ में प्रचलित है, इसलिए रूढ़ है, तो इसलिए बन गया योग रूढ़। अब तीसरा, प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद देखेंगे। प्रयोग के आधार पर कैसे है? प्रयोग के आधार पर भी शब्द को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी ऐसे शब्द जो भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं। क्या है? ये शब्द जो हैं लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, इनमें विकार आ जाता है, इसलिए विकारी, परिवर्तनशील हैं, इसीलिए हम कहते हैं इन्हें विकारी शब्द। जैसे बेटी, लिंग के कारण क्या बन गया? बेटा। बेटी वचन के कारण बन गया बेटियां। बेटी का, तो कारक के कारण बेटियों के लिए। तो एक शब्द का कितना रूप बदल जाता है, तो वह शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, जिनके रूप बदलते हैं। किन किन के बदलते हैं? संज्ञा शब्दों के, सर्वनाम के, विशेषण के और क्रिया के। इनके रूप लिंग, वचन और कारक के कारण बदल जाते हैं। किन चार के? कौन से चार शब्द हैं विकारी? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्दों का विस्तार पूर्वक वर्णन आगे अध्यायों के रूप में किया गया है। अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी, विकार जिसमें परिवर्तन हो, अविकार जिसमें परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्द जिन्हें वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। विकारी का ये बिल्कुल उल्टा है, ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन नहीं आता। तो ये कौन से शब्द हैं? अविकारी। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। जैसे लड़का धीरे धीरे बोलता है, तो इसमें धीरे धीरे
ये अविकारी शब्द है। ये कहीं पर भी आप देखेंगे इसका प्रयोग धीरे धीरे के रूप में ही आएगा, कभी भी इसका रूप नहीं बदलेगा। अब हम बहुवचन में करके देखते हैं। लड़के धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी देखा हमने, धीरे धीरे वैसे ही रहा। लड़कों ने धीरे धीरे बोला, हमने उसका वचन बदल कर देखा तो धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं आया। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द धीरे धीरे में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। अविकारी के 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मय आदि बोधक, पांचवा निपात। ये 5 जो हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये जैसे हैं वैसे ही इनका प्रयोग किया जाता है। अविकारी शब्दों का विस्तार पूर्वक वर्णन आगे अध्यायों के रूप में किया गया है। अब देखेंगे चौथा, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक क्या होते हैं? स और अर्थ, अर्थ सहित, मतलब जिसमें कोई अर्थ हो। ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। भाषा सार्थक शब्दों से ही बनती है और सार्थक शब्द निम्नलिखित हैं। एकार्थी शब्द जिनका एक ही अर्थ है। दूसरा अनेकार्थी शब्द जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं। पर्यायवाची शब्द, एक जैसे शब्द। चौथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पांचवा विलोम शब्द यानी कि उल्टे शब्द। छठा समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समान रूप वाले हैं लेकिन भिन्न अलग है अर्थ जिनका। तो इस तरह सार्थक शब्द के भेद हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द और समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब ख, निरर्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक कहते हैं। निर उपसर्ग लग गया, निर का मतलब है रहित, अर्थ से रहित, अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है, इन्हें हम कहते हैं निरर्थक। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे चाय वाय पिलाओ यार, पानी वानी लाना जरा। इन वाक्यों में वाय, वानी आदि शब्द निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, फिर भी हम बोलचाल में इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए। जैसे पिलानी तो केवल चाय ही है, तो लेकिन वाय बोल दिया तो जैसे 2-3 चीजें पिला रहे हैं। चाय वाय पिलाओ, पानी लाना है, पानी वानी, ठंडा वंडा, इस तरह से हम बोलते हैं अपनी बात को असरदार बनाने के लिए, लेकिन इन शब्दों का वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता। तो अब इस पाठ में हमने क्या सीखा, क्या याद रखना है? वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। कौन शब्द कहलाता है? जिसका कोई अर्थ हो। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो डैश कहलाता है शब्द। ये हमें रिक्त स्थान और एक शब्द में उत्तर दीजिए के अनुसार आ सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद करना है। व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद। भाषा डैश शब्दों से ही बनती है। सार्थक,
अर्थ के आधार पर शब्द डैश और डैश दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अर्थ के आधार पर शब्द सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के होते हैं। पांचवा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द डैश प्रकार के होते हैं। 4, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। 6, व्याकरण रचना के आधार पर शब्द डैश प्रकार के होते हैं। 3, व्याकरण रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। 7वां, विकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन और कारक के कारण रूप बदल जाता है। ठीक है, जिनका रूप बदले वो कौन से शब्द हैं? विकारी। अविकारी शब्द वे होते हैं जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कौन से शब्द हैं? अविकारी। तो ये 8 बातें हमें याद रखनी है। अब हम देखेंगे इसका अभ्यास। शब्द की परिभाषा लिखिए। शब्द की क्या परिभाषा आई है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ख, शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है? शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ग, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन कीजिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं, जैसे वर्ष, वायु, सूर्य। तद्भव शब्द जो थोड़ा रूप बदलकर हिंदी में आ गए, मूल रूप से संस्कृत के ही शब्द हैं, जैसे आम्र, आम, काष्ठ, काठ। फिर है देशज शब्द, हिंदी में अन्य किसी भाषा से नहीं लिए गए, परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जैसे थैला, गाड़ी, झुग्गी। फिर विदेशी, हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द आ गए हैं और वे सभी शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अंग्रेजी के रेडियो, टेलीविजन आदि। बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो बनावट के आधार पर हमारे हैं 3। ठीक है, कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए और 2-2 उदाहरण। पहला, रूढ़ शब्द, इसके 2 उदाहरण हो गए, रात और मेज। दूसरा, यौगिक, 2 उदाहरण हो गए, आत्मकथा और रसोई घर। योग रूढ़, 2 उदाहरण हो गए, नीलकंठ और चतुर्भुज। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। च, सार्थक और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। और निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है।
फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। जैसे क्षेत्र, क्षेत्र का आएगा खेत, कृषक किसान, मयूर मोर, बहू वधू, दुग्ध दूध, दंत दांत, हस्त हाथ, आम्र आम, रात्रि रात। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों से संबंधित 4 शब्द लिखिए। अंग्रेजी के रेडियो, स्कूल, पेन, टेलीविजन। फारसी के आराम, खुश, जमीन, दुकान। तुर्की कुर्सी, ताश, चाकू, लाश। पुर्तगाली कमरा, गिरजा, गमला, थाना। अरबी किताब, कानून, साफ, असर। अब देखेंगे चौथा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। खा, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तो वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। ग, वे शब्द जो अपने शाब्दिक अर्थ से परे किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। घ, वे शब्द जिनका कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों के भेद रचना के आधार पर लिखिए। गाड़ी रूढ़, अपमान यौगिक, सेनापति यौगिक, पीताम्बर योग रूढ़, बल रूढ़, सेना रूढ़, लंबोदर योग रूढ़। आशा है यह पाठ आपको सही ढंग से समझ आ गया होगा। पाठ को ध्यान से समझें और सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद गूगल क्लासरूम में सेंड कर दें। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम, क्लास, सेक्शन लिखना आवश्यक है। धन्यवाद।